हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमिनेंट क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 seconds? तो क्वेश्चन आपने पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, अप टू 10 सेकेंड वो चलता है और 10 सेकेंड तक चलने के बाद एक स्टोन इस ट्रक से ड्रॉप किया जाता है। तो आपको बताना है कि जब t इक्वल टू 11 सेकेंड हो जाएंगे, यानी ड्रॉप करने के 1 सेकेंड के बाद इस स्टोन के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होंगे। तो देखिए, एक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रक हमें गिवन है, ट्रक स्टार्ट होता है रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो अगर हम देखेंगे तो ट्रक चलेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपसे पूछा जाए रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। अब ये एक्सेलरेट करता है एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के अलोंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करता है और जब 10 सेकेंड हो जाते हैं तब इससे एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। और जो स्टोन ड्रॉप किया जाता है वो ड्रॉप किया जाता है अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर। तो यहाँ से मान लीजिए कोई स्टोन ड्रॉप किया जाता है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि जिस इंस्टेंट पर स्टोन को ड्रॉप किया गया है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब तक स्टोन ट्रक के साथ है तब तक इसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ट्रक के बराबर ही होंगे। तो हम देखते हैं एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड स्टोन की वेलोसिटी होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ट्रक। तो इसे हम मान लीजिए वी एक्स कह देते हैं। तो वी एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी टी इक्वल टू 10 सेकेंड निकालना है आपको। तो टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 0, तो यू एक्स हम रखेंगे 0, ए एक्स हमें 2 गिवन है और टाइम 10 सेकेंड। तो आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस इंस्टेंट पर स्टोन को ड्रॉप किया गया है उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज 0, इसे हम यू कह देते हैं। तो देखिए, जब तक स्टोन ट्रक के साथ है तब तक इसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ट्रक के बराबर ही होंगे। लेकिन जैसे ही ये ट्रक से अलग होगा तो इसका ट्रक के एक्सेलरेशन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये वो ट्रक की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम को अगर यहाँ बनाए हम t इक्वल टू 10 पर, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, तो उस समय इसकी इस तरफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी है 0। लेकिन वर्टिकल के अलोंग इसका एक एक्सीलरेशन होगा इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ में नीचे गिरेगा। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड पर कहाँ होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर है। उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, क्योंकि t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद
हॉरिजॉन्टल की अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की अलोंग एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल की अलोंग वेलोसिटी t इक्वल टू 11 सेकेंड पर अभी भी कितनी होगी, ये 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन अगर वर्टिकल वेलोसिटी देखें इसकी अलोंग y, तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, फ्रॉम t इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो पी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड पर मैं वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो यू वाई कितना था, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये 0 था। एक्सेलरेशन वर्टिकल के अलोंग कितना होगा, g के बराबर। और टाइम कितना होगा 10 सेकेंड से 11 सेकेंड के बीच में, जो 1 सेकेंड होगा। तो g की वैल्यू अगर आप 10 पुट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 10, तो वी वाई इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने पता किया कि t इक्वल टू 11 सेकेंड पर इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग 20 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड। अब नेट वेलोसिटी आपने को निकालनी है, तो आप कर सकते हो वेक्टर सम। हॉरिजॉन्टल के अलोंग 20 मीटर पर सेकेंड है, वर्टिकल के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी इस तरफ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी कि 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर सम के बराबर। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हमें पता है। रिजल्टेंट अगर आपको तो वेक्टर का निकालना है तो आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट वेक्टर यानी 20 मीटर पर सेकेंड, b है 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अगर वेक्टर सम वाला फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2a हमारा 10 है, b 20 है और थीटा 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए ये पूरा जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 400। तो ये वेलोसिटी आपकी आ गई रूट 500। तो ये रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपकी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू 11 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो होगी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमें पता करना है एक्सीलरेशन क्या होगा। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड पर, क्योंकि स्टोन ट्रक से अलग हो चुका है तो इसका एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 0, लेकिन वर्टिकल के अलोंग इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके अलोंग इसका एक एक्सीलरेशन हो जाएगा इक्वल टू g, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो नेट एक्सीलरेशन होगा t इक्वल टू 11 सेकेंड पर, उसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of the extreme position and at its mean position? तो इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि किसी बॉब में ऑसिलेशंस किस तरह से होते हैं। तो इसे
डिटेल में हम पढ़ेंगे, ऑसिलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही शॉर्ट में हम बता देते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है और यहाँ पर कोई बॉब अटैच्ड है, तो अगर इसके मीन पोजीशन से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से पहले मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर यहाँ से दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। तो इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये रुक नहीं जाएगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन इसकी वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी। लेकिन एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगी। तो अब हमने क्या किया है, इफ द स्ट्रिंग इज कट, अब हम स्ट्रिंग को काटने जा रहे हैं। तो पहले केस में हमने स्ट्रिंग को कट किया है जब ये बॉब था कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी जब यहाँ पर बॉब है स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ देखें तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी इसकी वेलोसिटी 0 थी और वर्टिकल के अलोंग भी इसकी वेलोसिटी 0 थी। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू जी। तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो पहले 0 थी तो 0 ही रहेगी, और वर्टिकल के अलोंग इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, इट विल फॉल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो इसकी ट्रेजेक्टरी की शेप होगी स्ट्रेट लाइन। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग को हमने कट किया है एट मीन पोजीशन। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था राइट टू लेफ्ट, जब ये यहाँ पर आया तो हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो इस इंस्टेंट पर इसकी एक वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। तो अगर यहाँ हम देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल की तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, वो मान लीजिए होती है v, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स वर्टिकल, अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा, तो वर्टिकल के अलोंग इसका एक्सेलरेशन होगा 0। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपको एक वेलोसिटी मिल रही है जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वर्टिकल के अलोंग जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस तरह से पार्टिकल वर्टिकल के अलोंग भी मूव करेगा और हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी मूव करेगा, तो इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। तो सेकंड केस में इसकी ट्रेजेक्टरी होगी पैराबोलिक। तो एक्सट्रीम पे काटेंगे तो पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और अगर मीन पोजीशन पे काटेंगे तो इस बॉब के गिरने का जो पाथ होगा वो होगा पैराबोलिक। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इफ एनी डाउट एग्जिस्ट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5.13। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग इन फर्स्ट केस अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इन सेकेंड केस डाउनवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा केस है आपका अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस, and fourth part is what would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity। देखिए ये लिफ्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है।
तो इसमें हमें बोला गया है कि एक मैन है जिसका मास 70 kg है और किसी लिफ्ट के अंदर वो वेइंग स्केल पर खड़ा है। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे इस तरह से बना सकते हो। ये हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये मैन है, मैन का जो मास है वो 70 kg है, मैन का मास है 70 kg और ये खड़ा है वेइंग स्केल पर। तो पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि वेइंग स्केल की रीडिंग्स क्या होती हैं। वेइंग स्केल की रीडिंग होती है वो फोर्स जो मैन लगाएगा वेइंग स्केल पर, और मैन वेइंग स्केल पर कितना फोर्स लगाएगा ये बराबर होगा जितना फोर्स वेइंग स्केल लगा रहा है मैन के ऊपर। तो वेइंग स्केल को अगर देखें, यहाँ अगर कोई वेइंग स्केल है तो वो मैन पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा मैन पर एक फोर्स और लगेगा इसके वेट के बराबर, जो वेट होगा इक्वल टू mg। तो अगर मैन लिफ्ट में किसी वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है तो ये दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगेगा और एक इसका वेट जो नीचे की तरफ होगा। अब वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि किस केस में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो लिफ्ट मैकेनिज्म है ये ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जा तो ये ऊपर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका एक्सीलरेशन होगा 0। जब एक्सीलरेशन 0 है तो इस पर्सन को अगर आप देखोगे, क्योंकि ये भी लिफ्ट के साथ चल रहा है, तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा 0 होगा। इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी लेकिन इसका एक्सीलरेशन होगा 0। तो मैन का एक्सीलरेशन जब 0 है, एक्सीलरेशन 0 है तो इस पर नेट फोर्स भी होना चाहिए 0। अब नेट फोर्स क्या है देखिए, n ऊपर लगा है mg नीचे लगा है, तो नेट फोर्स हम कह सकते हैं n माइनस mg, और ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी mg के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मैन का मास हमें गिवन है 70, g की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये n की वैल्यू आएगी 700 न्यूटन, 700 न्यूटन। तो इसका मतलब जो वेइंग स्केल है वो इस मैन के ऊपर 700 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो मैन भी इस वेइंग स्केल के ऊपर 700 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा। तो इस वजह से इस वेइंग स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 700 न्यूटन। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो मैन भी नीचे जा रहा होगा और मैन का एक्सेलरेशन भी होगा इक्वल टू लिफ्ट, जो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो मैन पर तो अभी भी दो ही फोर्स लग रहे होंगे, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर n। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए mg या फिर n, क्योंकि अब ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है तो mg ज़्यादा होना चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन कम होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो mg माइनस n, नेट फोर्स होगा इसके ऊपर इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आएगी mg माइनस ma के बराबर। तो n की वैल्यू होगी, m अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास g माइनस a। g आपको पता है 10 होता है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में n इक्वल टू होगा, मास की वैल्यू 70 रखेंगे,
C की वैल्यू 10 और A आपको गिवन है 5। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 70 इंटू 5, ये होगा 350 न्यूटन। 350 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है किसी एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इस पर्सन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो 350 न्यूटन होगा। तो वेइंग स्केल की रीडिंग भी क्या होगी? 350 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 350 न्यूटन। अब देखते हैं थर्ड केस। इस थर्ड केस में लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए और mg कम होना चाहिए। तो सी में नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स होगा n माइनस एम जी के बराबर, और नेट फोर्स होता है इक्वल टू एम ए। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी, एम जी को इधर लेके जाएंगे, एम जी प्लस एम ए, तो ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। वैल्यूज पुट करेंगे, m 70 है, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 5। तो आपका हो जाएगा आंसर 1050 न्यूटन। तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाती है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर आपके क्वेश्चन का होगा 1050 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, ये न्यूटन है, कंफ्यूज नहीं होना, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन है और फोर्स यूनिट न्यूटन है। थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब पार्ट डी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? तो ये जो लिफ्ट मैकेनिज्म है अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इसका एक्सीलरेशन है इक्वल टू जी। तो फिर से हम देखते हैं कि लिफ्ट मैकेनिज्म अगर नीचे चल रहा है तो वेट इसका ज़्यादा होना चाहिए या नॉर्मल रिएक्शन कम होना चाहिए, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो उस केस में नेट फोर्स इसके ऊपर होगा एम जी माइनस एन, और नेट फोर्स इक्वल टू एम ए होगा। अब क्योंकि नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर ए की जगह हम जी लिख सकते हैं। तो एम जी को आप इधर ले जाएंगे तो एन इक्वल टू आएगा एम जी माइनस एम जी इक्वल टू 0। यानी इस कंडीशन में अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो ये लिफ्ट और वेइंग स्केल तीनों नीचे मूव करेंगे विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। तो उस केस में वेइंग मशीन का जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस पर्सन के ऊपर वो 0 हो जाएगा, तो वेइंग स्केल की रीडिंग भी हो जाएंगी 0। तो इस तरह से आप इस तरह के लिफ्ट के क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो अगर आप नेट फोर्स और एक्सीलरेशन को कंसीडर करते हुए सॉल्व करते हैं तो बड़े ही आसानी से आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In figure 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on particle for t less than 0 and t greater than 4 second and t between 0 and 4 second? ये आपसे फोर्स पूछा गया है और उसके बाद पूछा गया है इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला केस दिया हमें t इक्वल टू 0 से पहले और t लेस देन 0 हमसे फोर्स पूछा गया है, और यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, ये एक्स टी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप जो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हमें बताता है वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का
स्लोप आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो केवल यही देखने से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो t इक्वल टू 0 से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और ये कॉन्स्टेंटली 0 ही है। तो इसका मतलब पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो t लेस देन 0 के लिए वेलोसिटी 0 है और इसका जो स्लोप है वो 0 है और वेलोसिटी लगातार 0 है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन भी 0 ही होगा। t लेस देन 0 के लिए एक्सीलरेशन 0 है। तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो फोर्स होता है ma। फोर्स ma जब होगा a 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए। तो अगेन 4 सेकेंड से आगे देखें तो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है। इस समय स्लोप 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है और चेंज भी नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि x का एक्सेलरेशन भी 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो फिर से हम कहेंगे कि फोर्स कितना होगा, 0। तो फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए भी आपका फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर t की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेकिन 4 सेकेंड से कम। इसका मतलब आपसे पूछा गया है 0 से 4 सेकेंड के रीजन के लिए आपको फोर्स बताना है। तो इस रीजन में अगर देखें आप, तो देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप है यहाँ पर भी कांस्टेंट है। ये एंगल विद टाइम एक्सिस इज कांस्टेंट। तो इसके लिए हम कहेंगे स्लोप जो है xt ग्राफ का वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगा और जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब इस रीजन के लिए भी इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है। तो इन तीनों के लिए फोर्स के जो आंसर्स होंगे वो होंगे 0। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि इम्पल्स कितना होगा एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इम्पल्स को मैं बता दूं आपके लिए कि इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपको इम्पल्स पता करना है। तो आप यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 सेकेंड से जस्ट पहले वेलोसिटी 0 थी, लेकिन t इक्वल टू 0 सेकेंड के जस्ट बाद पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। अब जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ है वो है इम्पल्स। तो पहले हम देखते हैं कि 0 सेकेंड से जस्ट पहले इस ग्राफ का स्लोप 0 था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी हम यहाँ देख चुके हैं, कितनी थी, 0। तो इस केस में यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू 0 इक्वल टू 0। अब लेकिन अगर आपको फाइनल मोमेंटम देखना है, यानी मोमेंटम आफ्टर जस्ट आफ्टर 0 सेकेंड देखना है, तो आपको यहाँ वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, स्लोप पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका। तो स्लोप इक्वल टू होगा tan थीटा। स्लोप इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो इसकी वैल्यू आएगी tan थीटा। अगर यहाँ देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू 3 है और बेस इसका 0 to 4 मीन्स 4 है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 0 सेकेंड ये है 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू
वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम यानी कि 0 सेकेंड के जस्ट बाद मोमेंटम होगा मास इसका 4 kg गिवन है, मास है ये 4 kg बॉडी का, इनटू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 0 सेकेंड, ये है आपकी 3/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो फाइनल मोमेंटम आ गया 3 और यूनिट होगी इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अगर इम्पल्स आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है आपको, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स की वैल्यू हो जाएगी, फाइनल मीन्स 3, इनिशियल मीन्स 0, इम्पल्स आएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने इम्पल्स से अभी कैलकुलेट किया है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। अब यही इम्पल्स हमें कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड ऑल्सो। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखिए इस जगह पर, तो 4 सेकेंड से जस्ट पहले वेलोसिटी है 3/4 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट बाद यहाँ स्लोप 0 हो गया तो वेलोसिटी है 0। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड देखेंगे, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आप देखोगे कितनी आएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आप देखोगे वो आएगी 0। तो अगर इम्पल्स आपको निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी भी 0, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी 3/4। तो यहाँ से ये आएगा आपका इम्पल्स -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर इम्पल्स आया आपका 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इम्पल्स आया आपका -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर इम्पल्स आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फाइंड करना होगा चेंज इन मोमेंटम। आगे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।